नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास में मराठों का उदय और पानीपत के तृतीय युद्ध पर। इसके सभी पहलुओं और आयामों पर चर्चा करते हुए आज हम जानेंगे कि किस तरह मराठों का उदय हुआ, वो किस तरह एक बड़ी शक्ति के रूप में दक्षिण भारत में उभर करके आए। इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले मराठों का उदय। मराठा एक जो शब्द है वो दो उनसे मिलकर बना है। मराठा, मर प्लस हटा, मर जाएगा पर हटेगा नहीं। मजबूत, शक्तिशाली, कुशल योद्धा, शारीरिक कदकाठी से बड़े मजबूत होते थे। क्योंकि इसके पीछे इनकी भौगोलिक जो वहां की स्थिति है, महाराष्ट्र की, दक्षिण भारत की, उसका योगदान है। भौगोलिक दृष्टि से क्या योगदान है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही पठारी भाग वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इन लोगों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी मेहनत करने पड़ती है। ये जो तबका है मेहनतकश और श्रम पे जीने वाला तबका है, इसलिए इन लोगों को अपनी जीविका के उपार्जन के लिए बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शारीरिक दृष्टि से लोग मजबूत कदकाठी के होते हैं और ये संघर्ष करने वाली जाति है मराठा जाति। शुरू से ही इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, इसलिए ये लोग मजबूत थे और ये टुकड़ों में बटे हुए थे, कबीलों के रूप में रहते थे जगह जगह पर, और इनका कोई मजबूत संगठन नहीं था। इस मजबूत संगठन को बनाने में किनका योगदान रहा है और क्या इनकी परिस्थितियां रही है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मराठों का उदय दक्षिण भारत में जो हम मानते हैं वो है मुख्यतः 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलता है और उस आंदोलन का नाम है पंढरपुर आंदोलन। पंढरपुर आंदोलन महाराष्ट्र का एक बड़ा आंदोलन रहा है। इसमें महाराष्ट्र में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ उसने मराठों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो पंढरपुर जो आंदोलन है ये विठोबा नाम के एक वहाँ जो दक्षिण भारत में एक देवता की जो मान्यता है, जो विष्णु के अवतार के रूप में विठोबा और पंढरपुर नामक स्थान पर है। विठोबा को एक देवता के रूप में मानते हैं दक्षिण भारत के लोग और इसके आधार पर ही संगठित ये लोग हुए। इसमें महाराष्ट्र के संत और कवियों का भी प्रमुख योगदान रहा, जिन्होंने इस आंदोलन को दिशा दी और अपने उद्बोधन से इनको मराठों को एक किया। इनमें जो संतों में जो नाम आता है उनमें प्रमुख थे, नाम है ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास। इन संतों के बदौलत और अनेक कवियों के बदौलत इस मराठा जो संघ था या मराठा जो जाति थी, इनको एक करने में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें हम बता रहे थे नामदेव नाम के संत ने भी, जो निर्गुण पंथ के थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम और ज्ञानेश्वर, इन संतों की बदौलत मराठा जो जाति थी उसमें धार्मिक और सामाजिक जो सुधार हुए, इससे मराठा जाति में जागृति आई और एक जनजागरण के द्वारा ये मराठा जाति एक हुई। इस मराठा जाति को एक करने में मराठा संत कवि, भौगोलिक दृष्टि, समाज सुधार आंदोलन और एक बड़ा जो नाम अभी हम जिस पर चर्चा मुख्यतः करने जा रहे हैं वो है शिवाजी। शिवाजी दक्षिण भारत में मराठों को एक झंडे के तले लेकर के आया और एक हिंदू पद पादशाही या हिंदुत्व की जो धारणा को ध्यान में रखकर उन्होंने इस जाति को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था और शिवाजी ने अपने खुद की मेहनत के बल पर, और इनके जीवन में आप लोगों ने देखा होगा इनकी माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव, ये 2-3 नाम है जो आपको जीके की दृष्टि से याद रखने हैं। दादाजी कोंडदेव, माता जीजाबाई और इनके जो गुरु थे संत रामदास, इनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। इनके पिता संभाजी भोंसले थे और ये अपने जीवन में अपनी व्यक्तिगत उसके बल पर इन्होंने मराठों को एक किया, योग्यता के बल पर, और इनके जीवन 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के किले में। ये भी जी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका राज्याभिषेक हुआ।
इस राज्याभिषेक पर आज हम थोड़ा सा जरूर चर्चा करना चाहेंगे। राज्याभिषेक के बारे में बड़ा इतिहास में एक बिंदु है जिस पर चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। राज्याभिषेक क्या था? 1674 में छत्रपति के नाम से शिवाजी गद्दी पर बैठा मराठों की पे। लेकिन क्या है विवाद राज्याभिषेक को लेकर, आइए जानते हैं हम। राज्याभिषेक शिवाजी मराठा जो जाति है दक्षिण भारत में उसको शूद्र कहा जाता है, उसको कारत की नजर से देखा जाता है। लेकिन जब शिवाजी छत्रपति बनता है, छत्रपति राजा को कहते हैं, और छत्रपति बनने के बाद जैसे इनके राज्याभिषेक का आता है, महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया कि हम एक शूद्र का राज्याभिषेक नहीं करेंगे। शिवाजी, देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है भारतीय सामाजिक के ताने बाने की कि किस तरह शिवाजी जैसे एक छत्रपति का राज्याभिषेक से मना कर दिया जाता है। कोई भी पंडित उसके राज्याभिषेक के लिए तैयार नहीं होता है, बड़ा विवाद होता है। शिवाजी इसके लिए बड़े मात्रा में धन देने के लिए तैयार होता है। तब एक काशीनाथ पंडित विश्वनाथ नाम के एक पंडित को तैयार किया जाता है। वो अंगूठे से शिवाजी का, पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज्याभिषेक करता है। और ये इतिहास की बड़ी घटना रही है कि उस पंडित को बाद में ब्राह्मण समाज ने उससे पद से हटा दिया गया कि और उसको नहीं माना गया। इस तरह शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर बड़ी एक सामाजिक ताने बाने को लेकर के चर्चा रही है, विवाद का बिंदु रहा है। 1674 में जब शिवाजी राजा छत्रपति बन जाता है तो दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को इन्होंने चरम पर पहुंचाया। अपने इनके दो चीजें और जी की दृष्टि से याद रखना, चौथ और सरदेशमुखी। चौथा हिस्सा आय का और सरदेशमुखी, सरदेशमुख मतलब प्रमुख होने के नाते ये 10वां हिस्सा आय का लेते थे। और इन्होंने एक अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल बनाया। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में जो सर्वोच्च पद पर होता था वो था पेशवा। पेशवा के बारे में अब हम आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए बताया अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में शिवाजी के में। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। तब तक दक्षिण भारत में मराठों का जो केंद्र था वो लगभग दक्षिण भारत के क्षेत्र पर शिवाजी अधिकार कर चुका था। और इधर मुगल सत्ता भी अब शिवाजी के खिलाफ पूरी तरह, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उस कारण भी मराठों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई औरंगजेब की धार्मिक नीति। क्योंकि धार्मिक नीति से सिख हैं और मराठे हैं, ये लोग उस औरंगजेब के खिलाफ हो गए और इनमें आपस में एकता संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम चर्चा करते हैं कि इस तरह शिवाजी ने मराठों को एक कर करके और मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत में प्रमुखता से स्थापित कर दिया। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में अब मराठों के सामने बड़ी समस्या आ गई। जैसे ही 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है, इसका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठता है। संभाजी 1680 से 1689 तक मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। लेकिन संभाजी के 1689 में मृत्यु के बाद में, संभाजी को जब ज्यादा बड़ा कार्य नहीं कर पाया। संभाजी की 1689 में मृत्यु के बाद में इनका पुत्र साहू गद्दी पर बैठता है। लेकिन साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहू को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और मराठा साम्राज्य के सामने शक्ति शून्य आ जाती है, गद्दी पर कौन बैठे। तो उस समय 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य साहू के चचेरे भाई राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली, राजा राम ने। और 1689 से 1700 तक राजा राम मराठा साम्राज्य का छत्रपति के रूप में मुगलों से लोहा लेता रहता है और मराठा साम्राज्य की बागडोर साहू की अनुपस्थिति में, क्योंकि साहू को अभी औरंगजेब ने कैद कर रखा है। तो इस तरह राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई अपने पुत्र के साथ मराठा गद्दी पर बैठती है और मराठों की बागडोर ताराबाई नाम की एक महिला संभालती है, जो इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध रही है। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 से लेकर 1707 तक। 1707 में इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य जो पतन की तरफ जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसका शव 1 महीने तक पड़ा रहा। उसके 2 जो पुत्र थे मुअज्जम और आजम, गद्दी पे उत्तराधिकार को लेकर लड़ते रहे। उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। जो इतिहास का प्रसिद्ध जाजऊ का युद्ध है, वो उसमें मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से उस युद्ध को जीतता है और मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद में ही शाहू के साथ में समझौता करता है, क्योंकि शाहू 1689 से अब तक कैद में ही है, मुगल कैद में, और शाहू के साथ समझौता करता है और एक अंदरूनी उनका गुप्त समझौता होता है और शाहू को 1708 में रिहा कर दिया जाता है। ये देखिए, मराठों में फूट डालने के लिए शायद ये किया गया होगा। ये कृत्य बहादुर शाह ने इन मराठों में फूट डालने के लिए किया होगा। 1707 में जैसे ही 1708 में जैसे ही शाहू रिहा होकर के आता है और अपनी दावेदारी ठोकता है कि मैं हूं मराठाओं का छत्रपति और मेरे अधीन सब लोग एक हो जाओ, और इधर से ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में, और वो अपनी 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 दावेदारी ठोकती है। इन दोनों के बीच में 1708 में इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध खेड़ का युद्ध होता है। खेड़ का युद्ध इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है। ये मराठों के बीच में लड़ा गया, दोनों के बीच में, ताराबाई और शाहू के बीच में। ताराबाई और शाहू के बीच में युद्ध में शाहू की विजय होती है, ताराबाई हार करके चली जाती है। बाद में 1731 में दोनों के मध्य एक वारणा की संधि होती है। 1731 में बाद में इनका संघर्ष चलता रहता है। वारणा की संधि के द्वारा 1731 में कोल्हापुर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, आज भी बड़ी मशहूर है कोल्हापुर। कोल्हापुर नाम का जो क्षेत्र है ये ताराबाई को दे दिया जाता है, और जो सतारा और पूना का जो क्षेत्र है, पुणे जिसको आज बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है ये छत्रपति शाहू के पास आ गया। इस तरह मराठों के समय में जो अभी तक जो संघर्ष चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को इस वारणा की संधि 1731 से दूर हुआ और इन मराठों के बीच में मतभेद दूर हो गए। और ये ताराबाई के अपने पुत्र को लेकर के कोल्हापुर के क्षेत्र में चली गई और शाहू सतारा और पूना के अंदर पूर्ण रूप से छत्रपति 1708 में बन गया। इस तरह अब देखते हैं शाहू के नेतृत्व में मराठों की बागडोर किस तरह आगे बढ़ती है, मराठा साम्राज्य किस तरह आगे बढ़ता है। अब देखेंगे एक नया पेच आता है इतिहास के अंदर। जो छत्रपति है शाहू, वो खुद कमजोर हो जाता है और अपने अधीन पेशवाओं का उदय होता है। पेशवाओं का अब देखिए क्या भारतीय इतिहास में योगदान है, पेशवाओं का उदय। पेशवाओं के उदय के बारे में इतिहास की बड़ी एक घटना, अब मोड़ बिंदु आता है इतिहास में, पेशवाओं का उदय। पेशवा हमने आपको बताया था कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च जो व्यक्ति होता था, जिसके पास में आय व्यय से लेकर प्रशासन देखना होता था, वो था पेशवा। 1713 के अंदर शाहू पेशवा के रूप में सबसे पहला जो पेशवा था वो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में, पहला जो पेशवा, इतिहास में जीके की दृष्टि से भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बालाजी विश्वनाथ 1713 में पहला पेशवा बनता है और 1720 तक ये मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालता है। और धीरे धीरे जो छत्रपति हैं वो कमजोर होते जाते हैं और पेशवा उदय हो जाता है और पेशवा सारी शक्ति का केंद्र बनते हुए जाते हैं। देखिए अब हम समझेंगे आगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक शासन संभालता है और मुख्य रूप से शासन पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे ये जो छत्रपति हैं वो शासन में रुचि लेना कम कर देते हैं। इस 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है, जो अपने पिता की तरह ही योग्य पेशवा था। और इस बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को कृष्णा नदी से, कर्नाटक से लेकर के और अटक तक और दिल्ली को भी जीतने का श्रेय बाजीराव प्रथम को है। और इस तरह इसने अपनी महत्वपूर्ण विजयों से और साम्राज्य विस्तार से मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक फैला दिया गया और दक्षिण भारत में भी लगभग कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम सबसे महत्वपूर्ण और योग्य पेशवा था जिसने मराठों की पताका को पूरे दक्षिण भारत में फैलाया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक गद्दी पर बैठा। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठा। बालाजी बाजीराव को इतिहास में ये सामान्य ज्ञान या प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बालाजी बाजीराव पेशवा है जो नाना साहब कहलाता है, नाना साहब के नाम से मशहूर हुआ है बालाजी बाजीराव। इस बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक पेशवा रहता है
और इस पेशवा के समय में ही अब हम पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसके बारे में आज हम गहन चर्चा करने जा रहे हैं। बालाजी बाजीराव जो नाना साहब के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, ये पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ में इसका सामना होगा, इस बारे में हम जानकारी करते हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहब, इस समय मराठा पेशवा अपनी शक्ति में चरम पर पहुंच चुके हैं। बालाजी बाजीराव जितना बाजीराव प्रथम और बालाजी विश्वनाथ ने मराठा की पताकाओं को, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, उतनी रुचि बालाजी बाजीराव ने नहीं ली, क्योंकि सब कुछ इसको एक तरह से पका पकाया मिल गया। इसको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब मराठों की बागडोर, मराठों का जो शासन था वो दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक फैल चुका था, और यह एक विलासी और आराम पसंद व्यक्ति था। ज्यादा इसको साम्राज्य विस्तार में और ज्यादा कोई प्रशासन में रुचि नहीं थी। इसलिए बालाजी बाजीराव के समय एक घटना घटती है, पानीपत का तृतीय युद्ध। इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध मोड़ बिंदु है इस पानीपत का तृतीय युद्ध। ये पानीपत के दो युद्धों के बारे में भी आप जानते हो। पहला पानीपत का प्रथम जो युद्ध था 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की विजय हुई। दूसरा 1556 में हुआ, और तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इस पानीपत के तृतीय युद्ध की घटनाओं के बारे में हम जानते हैं कि बालाजी बाजीराव ने इस युद्ध के अंदर भाग ही नहीं लिया। ये तो अपने महलों में विलासिता की जिंदगी जी रहा था। इसने मराठा सेना का नेतृत्व दो लोगों के हाथ में दिया। मराठा सेनापति इसमें दो थे, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। मराठा सेनापति एक नंबर पे था सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ उस समय दक्षिण भारत के महान सेनापतियों में जिसकी गणना की जाती थी, और दूसरा था बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव। और इस समय ये जो मराठा संघ था, इसमें बड़े प्रसिद्ध सेनापति थे, जनकोजी सिंधिया, तुकोजी पवार, उदयराम जी पवार, ऐसे बड़े कितने ही सैकड़ों की संख्या में मराठा सेनापति इस मराठा झंडे के नीचे एकमत थे, और वो इस विदेशी शक्ति के खिलाफ पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन एक सही व्यूह रचना, एक रणनीति, सामरिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए इस पानीपत के तृतीय युद्ध में हम देखते हैं किस तरह मराठों की पराजय होती है। मराठों की पराजय के क्या कारण रहे हैं इतिहास के, इसमें विदेशी इतिहासकार बताते हैं। विदेशी इतिहासकार जो इस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया है कि जो मराठा जो शिविर था, मराठा शिविर का मतलब है जहां पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का जो स्थान है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वो पानीपत का मैदान कहलाता है, और ये जो मुख्यतः स्थान है ये करनाल और इसके हिसार के बीच में आता है, जो आज पानीपत एक खुद भी जिला है आज। तो ये विदेशी इतिहासकार बताते हैं कि जो मराठा जो शिविर था उसको जब देखा उन्होंने तो देखते रह गए। मराठा जो शिविर था उसका फोटो भी दिया गया है एनसीईआरटी में, कि इसमें जगह जगह पर एक तो इसके अंदर बड़ा भीड़ भाड़ का क्षेत्र था, मेले का नाम दिया गया है कि ये कोई मेले के समान था। इसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत सारी महिलाएं, रखेले, वेश्याएं और दुनिया भर के इसमें नौकर चाकर, इस तरह से एक भीड़ भाड़ का क्षेत्र था। कोई विस्पष्ट रणनीति नहीं थी, जाति आधारित सेना थी। कई जगह जाति के अलग अलग खाने बन रहे थे, वो जाति इस रूप में बिखरी हुई थी। महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में थी, नौकर चाकर बड़ी संख्या में, मनोरंजन करने वाले विदूषक या जोकर जैसे वो, ये सारे राग रंग को लेकर चलते थे, सारी विलासिता की चीजें लेकर चलते थे मराठा। इस तरह इनकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। और दूसरी तरफ जो अहमद शाह अब्दाली था, ये योग्य व्यक्ति था, ये बाहर से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने के लिए, मुस्लिम है, भारत पर आक्रमण करना चाहती है, अफगान मुस्लिम है, और भारत पर आक्रमण करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर करके आ रहा है। देखिए किस तरीके से आपके सामने सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि ये अहमद शाह अब्दाली हजारों किलोमीटर की यात्रा करके एक अनजान प्रदेश में आ रहा है और यहाँ आक्रमण कर रहा है, जबकि ये लोग यहीं के निवासी हैं, इनका क्षेत्र है, इनका घर का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, जहां पर इनको रसद वगैरह सामग्री को जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होते के साथ में ही ऐसा कहा जाता है
कि एक सैनिक सदाशिव भाऊ के पास पहुंचा युद्ध शुरू होने से पहले कि, और वो कहता है, इतिहास में उसका पूरा वर्णन दर्ज है कि हमें भूख से तो न मरने दो, दुश्मन के विरुद्ध एक प्रयत्न कर लेने दो, फिर जो भाग्य में होना है वो होने दो। मतलब यह है कि सैनिकों में भूखमरी फैली हुई थी, सैनिकों के पास रसद सामग्री का अभाव था। इस मराठा सेना के ने अपनी सेना के लिए रसद सामग्री नहीं जुटा पाई। ये लोग बड़ी मुश्किल से, इनकी संख्या 20 से 30 हजार रही होगी और ये 1 लाख के समथिंग थे, देखिए आप। और ये अपने प्रदेश के अंदर ही रसद सामग्री, अपने सैनिकों के लिए खाना नहीं जुटा पाए। भूखे सैनिक क्या करते युद्ध के समय में, और भूखा आदमी कब तक लड़ता, आप खुद जानते हैं इस बात को। और इस तरह से ये अहमद शाह अब्दाली यहाँ रसद सामग्री जुटा करके अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार रखता है। यहाँ भूखमरी फैली हुई है, हारना तो निश्चित था दोस्तों। देखिए अब इसमें एक जो युद्ध होता है, और युद्ध तो होगा ही क्या, भूखा आदमी कब तक लड़ेगा। आराम से 12 बजे तक अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और विश्वास राव, सदाशिव भाऊ दोनों मारे जाते हैं। एक युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था पंडित काशीनाथ। पंडित काशीनाथ ने एक वो लिख करके भेजता है कि 2 मोती विलीन हो गए हैं। 2 मोती मतलब सदाशिव भाऊ और विश्वास राव, और 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं, और चांदी और तांबे का तो पता ही नहीं है। मतलब जनको जी पंवार, उदय जी पंवार, जनको जी सिंधिया, तुको जी पंवार, इससे बहुत सारे मराठा सेनापति, खुद जदुनाथ सरकार, इतिहासकार जो मराठा इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि कोई मराठा परिवार ऐसा नहीं बचा जिसमें से एक व्यक्ति नहीं मरा हो। हर घर से कोई ना कोई मराठा सैनिक इस युद्ध में मारा गया, और इस तरह मराठों की करारी हार हुई। और इस मराठों की करारी हार के बाद भारतीय इतिहास में मराठा जो साम्राज्य जो आगे बढ़ रहा था, वो मराठा साम्राज्य अब पतन के कगार पर जाएगा, क्योंकि उनको एक बड़ा धक्का लगा है। और अब इतिहास में भारत का जो इतिहास है वो परिवर्तित होगा, क्योंकि जो मराठा शक्ति अगर भारत में बढ़ती तो एक भारत का इतिहास दूसरा होता। अब मराठा शक्ति शून्यता की तरफ जाएगी। इस तरह हमने पानीपत का तृतीय युद्ध और मराठों का उदय विषय पर आज चर्चा की। आप लोगों ने इसको समझा। मराठों की हार के बहुत सारे कारण थे। मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, मुगल दरबार में इनकी पहुंच, मराठों की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, और एक दूसरी बात, अहमद शाह अब्दाली की तुलना में मराठा जो सेनापति थे, इब्राहिम गारजी जो तोपखाने का नेतृत्व करा था, इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर अपना सैन्य व्यवस्था बनाई, जबकि मराठों की जो प्रसिद्ध छापेमार गोरिल्ला पद्धति थी उनको ये भूल गए। अस्त्र शस्त्र भी अहमद शाह अब्दाली की तुलना में इनके योग्य नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली के पास योग्य और बढ़िया सामरिक रणनीति थी, इसलिए अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। यह आप लोगों ने जाना। धन्यवाद।